व्हाइट हाउस में सार्वजनिक बेइज्जती के बाद अब जेलेंस्की को यूरोप का सहारा है, लेकिन नाटो में दरार है और दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन से हंगरी और स्लोवाकिया ने किया किनारा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और अब सबकी निगाहें लंदन में होने वाली यूरोप की उस बैठक पर टिकी हुई है जिसको लीड यूरोप के प्रधानमंत्री स्टारमर कर रहे हैं। और इसमें मुख्य रूप से फ्रांस और जर्मनी सहित तमाम उन देशों की भागीदारी दिखाई दे रही है जो यूरोप में दरअसल सीमेंटेड तौर पर हम देख रहे थे कि यूक्रेन की जमीन पर रूस के खिलाफ जंग में सहभागी थे। लेकिन हंगरी और स्लोवाकिया ने यहां से भी किनारा कर लिया है। जाहिर तौर पर अमेरिका के साथ उन्होंने भी अब रूस को अहमियत देने में ज्यादा तवज्जो दी है बशर्ते कि यूरोप के। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो पुतिन की बातें खिली हुई नजर आ रही है। 3 साल के इस जंग में जीत के जश्न से कहीं ज्यादा पुतिन के लिए इस वक्त का समय मुफीद दिखाई देता है जब उनके खिलाफ खड़ी ताकतें बिखर चुकी हैं और उसका सबसे बड़ा लीडर अमेरिका यूक्रेन को जंग के मैदान में अकेला छोड़ चुका है। जिस तरह से ओवल के ऑफिस में ट्रंप ने सार्वजनिक बेइज्जती जेलेंस्की की उसके बाद से हम देखें तो युद्ध का समूचा स्वरूप भी बदल चुका है। हालांकि यूरोप के लिए हालत यह है कि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है। बावजूद इसके हम देखें तो फ्रांस, जर्मनी, यूके जो है इस जंग के मैदान में अभी भी यूक्रेन के साथ पुरजोर समर्थन के साथ डटा हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से $2.8 बिलियन की डील यूके ने लोन के तौर पर हम देखें एक तरह से यूक्रेन से की है, यानी इस लोन के जरिए यूक्रेन अपने हथियार और खास तौर पर आप देखिए तो रूस के खिलाफ ताकत को पुरजोर तरीके से बढ़ाने में सहयोग ले सकता है। ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि अब भी यूरोप तो यूक्रेन के पीछे खड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन उस तरह से सीमेंटेड नहीं जैसा कि हम पिछले 3 साल में देखते रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हंगरी जो कि बेहद क्लोज माना जाता है रसिया का, वो अब बिखर चुका है और उसने यूरोपियन यूनियन का साथ छोड़ दिया है। स्लोवाकिया का भी स्टैंड साफ तौर पर ही दिखाई दिया है। यहाँ तक कि 6 तारीख को होने वाले यूरोपियन यूनियन की जो बैठक है उसमें भी ये दोनों देश भाग लेते हुए नहीं नजर आएंगे, इस बात का ऐलान कर दिया गया है। इस बीच अब विकल्प क्या बचता है? सीधे तौर पर देखें तो विकल्प अब यूरोप के पास है कि जंग के मैदान में टिके रहो या फिर सीज फायर की तरफ चलो। इस ऑप्शन पर भी हम देखें तो यूक्रेन के साथ खास तौर पर फ्रांस और यूके विचार कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ छोड़ने के बाद यूरोप अब कितनी ताकत और कितना हम देखें तो अपने इन्वेस्टमेंट के साथ यूक्रेन को लंबे समय तक खड़ा रख पाएगा, यह अपने आप में एक गंभीर सवाल बना हुआ है। उधर अगर रूस की तरफ देखिए तो पुतिन ने मौके का फायदा उठाते हुए ट्रंप को एक बार फिर से ऑफर दिया है कि जो रेयर मिनरल डील यूक्रेन में अमेरिका नहीं कर पाया वो रूस में कर सकता है। रूस के पास यूक्रेन से कहीं ज्यादा रेयर मिनरल हैं और न सिर्फ अमेरिका बल्कि अमेरिकी कंपनियां भी इस डील को कर सकती हैं और रेयर मिनरल को रूस की जमीन से एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं। सीधे तौर पर देखें तो रूस और अमेरिका के बीच लगातार इस पूरे हुई घटनाक्रम में दूरियां घटती जा रही हैं, ग्लोबल ऑर्डर बदलता जा रहा है। रूस अमेरिका एक पार्टनर के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप और पुतिन की केमिस्ट्री जगजाहिर हो चुकी है और कोई ठगा महसूस कर रहा है तो वो है जेलेंस्की की हालत तो यह है कि वो अपने देश में दरअसल ऐसे नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं जिनके हाथों पूरा जो हम देखें एक तरह से यूक्रेन वो बर्बादी के कगार पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। खास तौर पे देखिए तो रूस को काउंटर करने के लिए जिस तरह से नाटो ने अपने पूरे प्लान के साथ यूक्रेन को शामिल करने की कोशिश की और उस पर विफरते हुए रूस ने जो हमला किया, उसके 3 साल गुजर जाने के बाद अब ये युद्ध ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां पर अमेरिका के स्टैंड चेंज करने के साथ ही हम देखें तो पूरी तरह से चक्रव्यूह में फंसा हुआ यूक्रेन और उसके साथ यूरोप भी दिखाई दे रहा है। इस चक्रव्यूह से निकलने का अगर रास्ता देखें तो यूरोप के पास सिर्फ और सिर्फ रास्ता एक ही है कि किसी तरह से सीज फायर की तरफ इस युद्ध को ले जाया जाए। और शायद इसीलिए बैठक का जो दौर शुरू हुआ है उसमें हम देखें तो फ्रांस और यूके इस चीज को तरजीह भी दे रहे हैं, क्योंकि $2.8 बिलियन के ऐड के बाद भी, लोन के बाद भी हम देखें तो दरअसल यूके आगे कितनी मदद कर पाएगा या यूरोप कितनी मदद कर पाएगा यूक्रेन को, यह सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि 30,000 की जो पीस फोर्स है वो दरअसल अब भी हम देखें यूरोप की तरफ से यूक्रेन की जमीन पर हमें दिखाई देती है। लेकिन अब सबसे ज्यादा पैनी निगाह इस वक्त पुतिन ने गड़ा रखी है।
यूरोप की इस बैठक पर, यूरोपियन यूनियन की इस बैठक पर। इस बैठक में हम देखें तो टर्की भी शामिल हो रहा है। इस बैठक में हम देखें तो नाटो की ताकत बिखरी नजर आ रही है, लेकिन यूरोप कोशिश कर रहा है कि उस ताकत को हम सीमेंट करें, लेकिन अमेरिका के बिना यह संभव नहीं हो सकता। और मौजूदा स्थिति में हम देखें तो ये भी जानकारी मिल रही है कि रूस दरअसल इस बैठक के इतर एक बड़ी तैयारी यूक्रेन पर हमले की कर रहा है कि अगर बैठक सफल नहीं होती, अगर सीज फायर को लेकर किसी डील की तरफ ये बैठक नहीं बढ़ती, जेलेंस्की नहीं मानता, यूरोप हथियारों से यूक्रेन को लैस करके रूस के खिलाफ खड़ा रखता है, तो रूस ऐसा हमला करेगा जिससे यूक्रेन की हालत पूरी तरह से पस्त हो जाएगी और यूरोप को भी ये सोचने पर मजबूर करना पड़ेगा कि यहाँ से वॉर को आगे बढ़ाते हुए इसे एक वर्ल्ड वॉर के तौर पे तब्दील करना है या फिर इसे यहीं रोकना है। पुतिन इस चाल को चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पुतिन ने दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका को ये कह दिया है कि रियर मिनट डील उससे कर लिया जाए। पुतिन ने ट्रंप के साथ अपनी केमिस्ट्री साध ली है और जो देश यूरोप के दरअसल या नाटो के अपने को किनारा कर चुके हैं, उनके साथ भी पुतिन मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप हंगरी को देखिए या स्लोवाकिया को देखिए। पोलैंड की आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं कि पोलैंड जिस तरह से दरअसल अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा मुखर तौर पर यूक्रेन के साथ खड़ा रहा है, वो और ज़्यादा अपने आप को इस युद्ध के मैदान में झोंक पाए। अगर हम आर्थिक तौर पर देखें तो सामरिक तौर पर भी अगर वो निकल कर सामने आता है तो कितना लॉन्ग सस्टेन करेगा, ये सवाल बने हुए हैं। जर्मनी, फ्रांस और यूके ही दरअसल 3 ऐसे देश हैं जिसकी दम पर अगर हम देखें तो यूक्रेन इस वॉर को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन यूरोपीय देशों के साथ भी सबसे बड़ा संकट है उनकी एनर्जी रिसोर्स का। अगर उनके एनर्जी रिसोर्स को पूरी तरह से काट दिया जाए या फिर उनके एनर्जी रिसोर्स में कटौती करने की अगली कोशिशें जो है कामयाब हो जाएं, तो यूरोप के लिए भी सस्टेन करना मुश्किल होगा इस वॉर जोन में यूक्रेन के साथ। और इन्हीं मौजूदा परिस्थितियों के बीच हम देख रहे हैं दरअसल कि यूक्रेन पूरी तरह से फंसा हुआ है और बर्बादी के कगार पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। रूस के लिए ये मौका सबसे ज़्यादा मुफीद है, इसलिए रूस दोहरी तैयारी कर रहा है। एक तरफ अमेरिका से संबंधों को साधने का, ट्रंप और पुतिन की केमिस्ट्री जाहिर है, और दूसरी तरफ रूस की तैयारी है कि अगर यूरोप इस वॉर को एस्केलेट करता है तो पुरजोर तरीके से हमला किया जाए। ऐसा हमला कि इस बार सिर्फ डॉनबास नहीं, सिर्फ हम देखें तो सुमी नहीं, सिर्फ जापोरिजिया नहीं, सिर्फ खार्किव नहीं, बल्कि एक बार फिर से कीव को बुरी तरह से दहला दिया जाए और इस वॉर के छींटे लबीब होते हुए पोलैंड के बॉर्डर तक आएँ, ताकि ये समझ में दरअसल यूरोप और ख़ास तौर पर नाटो को आ जाए कि इस वॉर में सस्टेन कर पाना अब रूस के खिलाफ कतई संभव नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका उनका साथ छोड़ चुका है। और इस वक्त हम देखें तो सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में कहीं खलबली मची हुई है तो वो दरअसल यूरोप का ही क्षेत्र है, जहाँ पर दरअसल व्हाइट हाउस में हुए घटनाक्रम के बाद सबसे ज़्यादा हीट और वेव्स हमें दिखाई दे रहे हैं। स्टारमर इसको लीड करते हुए दरअसल चाहते हैं कि लगातार चीज़ों को संभाला जाए। इसी बाबत हमने देखा कि स्टारमर ने न सिर्फ मैक्रोन से बात किया बल्कि उन्होंने ट्रंप से भी बातचीत की, लेकिन इस बातचीत के नतीजे भी अभी तक सिफर रहे हैं, क्योंकि अभी जो होने वाली बातचीत है दरअसल लंदन में यूरोप की, ये बातचीत और जेलेंस्की की भागीदारी आगे तय करेगी कि यूक्रेन वॉर का रुख क्या होगा, जिस पर हमारी निगाहें गड़ी हुई है और इससे जुड़े अपडेट हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी राकेश रावत को दीजिए इजाज़त।